श्रीमते वर्धमानाय नमो नमित विद्विषे यज्ञानान्तर्गतं भूत्वा त्रैलोक्यं गोस्पदायति। महानुभावों, अभी इस कृतिकर्म विधि में जो आपने सामायिक दंडक पढ़ा, चत्तारी मंगल के बाद मूल में है 28 दीव 2 समुद्रेषु पर्णरस कम भूमिषु। आप सबकी पुस्तक में है पेज 21 पर। उसका आपने हिंदी अनुवाद पढ़ा है 2.5 द्वीपगत 2 समुद्रगत 15 कर्म भूमियों में। अब हमें आज आपको यही बताना है कि ये 2.5 द्वीप क्या है, 2 समुद्र कौन से हैं और 15 कर्म भूमि कौन सी है। इसी पर हमें आपको आज ले चलना है। मैं समझती हूँ अधिकतम लोगों को मालूम होगा, फिर भी आप ध्यान से सुनेंगे। यहाँ हस्तिनापुर में 3 लोक रचना भी बनी है, जम्बू द्वीप भी बना है और साथ ही 2.5 द्वीप से लेकर के 13 द्वीप तक रचना बनी है। अभी आपका कल एक ही दिन हुआ है, आज द्वितीय दिन है। आपको समय समय के अनुसार समय निकाल करके और एक साथ सब लोग जम्बू द्वीप में चलेंगे, या तो प्रातः 6 बजे से पहले लगभग 5:45 बजे आपको टाइम दिया जाए, जिसमें आरिका चंद्रावती जी आपको लेकर के और सब बता देंगी। अभी मैं आपको यहाँ संक्षेप में बताती हूँ, फिर आप स्थान पर देखेंगे तो पूरी तौर से अच्छी तरह से समझ लेंगे। देखिए, मध्यलोक में सर्वप्रथम द्वीप का नाम है जम्बू द्वीप। सबको मालूम है ना? मध्यलोक में जहाँ हम और आप बैठे हैं, मध्यलोक में सबसे प्रथम द्वीप का नाम है जम्बू द्वीप। ये थाली के समान है, समझे? गोल नारंगी के समान नहीं है, थाली के समान है। और इस जम्बू द्वीप में सर्वप्रथम 1 लाख योजन का है, 1 योजन 2000 कोस का, 4000 मील का, तो लगभग ये 40 करोड़ मील का जम्बू द्वीप 40 करोड़ मील का है। इस जम्बू द्वीप में गोलाकार है, ये बिल्कुल थाली के समान। इसमें दक्षिण से आप चलें तो जहाँ नाव घाट है, यहाँ आप लोग जम्बू द्वीप पर गए होंगे, देखा होगा। तो दक्षिण से आप चलें तो सबसे पहले है भरत क्षेत्र। भरत, हैमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरण्वत और ऐरावत, ये 7 क्षेत्र माने गए हैं। 7 क्षेत्र हैं जम्बू द्वीप में। इसमें 6 पर्वत हैं, उनका नाम है कुलाचल। इन पर्वतों से ही ये 7 क्षेत्र विभक्त हो गए हैं। पर्वतों के नाम है हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरी। ये 6 पर्वत हैं। तत्वार्थ सूत्र के 3 अध्याय का विषय। और यहाँ संक्षेप में गौतम स्वामी ने लिया है। तो पहला द्वीप हो गया जम्बू द्वीप, उसमें पहला क्षेत्र हो गया भरत क्षेत्र। उसमें भी बीचों बीच में विजयार्थ पर्वत है और हिमवन पर्वत में बीचों बीच में एक पद्म सरोवर है। पद्म सरोवर से दोनों तरफ से 2 नदियाँ निकलती हैं, गंगा और सिंधु, नीचे गिरती हैं। जहाँ गिरती है वहाँ का सीन बहुत ही सुंदर है। गोमुख के आकार से वो गिरती हैं
और जहाँ गिरती हैं वहाँ एक पर्वत है, कुंड है, कुंड में पर्वत है, पर्वत के ऊपर में एक गंगा देवी का महल बना हुआ है। गंगा देवी, सिंधु देवी का, श्री देवी का महल है पद्म सरोवर कमल में। तो जहाँ नदी गिरती है वहाँ गंगा देवी का महल है, कुंड में पर्वत, पर्वत के ऊपर में गंगा देवी का महल, महल की छत पर कमल खिला हुआ है, अकृत्रिम अनादि निधन रत्नमयी पृथ्वी काई, उस पर भगवान की प्रतिमा है, अनादि निधन अकृत्रिम पद्मासन, उसके ऊपर ठीक गंगा नदी गिरती है और गिर कर के नीचे कुंड में जा कर के फिर निकल कर के और आकर के लवण समुद्र में मिल जाती है। 6 खंड बन जाते हैं, इधर से गंगा नदी, उधर से सिंधु नदी और बीचों बीच में विजयार पर्वत। तो विजयार पर्वत के उधर 3 खंड हो गए, 3 खंड इधर, 6 खंड हो गए। 6 खंड में बीचों बीच में इधर समुद्र की तरफ बीचों बीच में जो आर्यखंड है, 5 विलक्ष खंड है। आर्यखंड में ही हमेशा चतुर्थ काल में 24 तीर्थंकर होते हैं। भरत क्षेत्र के आर्यखंड में बीचों बीच में अयोध्या नगरी है, शाश्वत तीर्थ है, शाश्वत अयोध्या नगरी है, वहीं पर 24 तीर्थंकर होते हैं। इस बार काल दोष से, हुंडा और सर्पणी के निमित्त से 5 तीर्थंकर हुए हैं अयोध्या में। ये प्रश्न मंच पे आपको बताना होगा। अभी आप लोग नाम लिख लें, ऋषभदेव, अजितनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ और अनंतनाथ, ये 5 तीर्थंकर अयोध्या में हुए हैं। शेष तीर्थंकर की जन्मभूमियाँ अन्यत्र हैं, 3 यहाँ हस्तिनापुर में आदि। तो भरत क्षेत्र के भूतकालीन तीर्थंकर, वर्तमानकालीन तीर्थंकर और भविष्यकालीन तीर्थंकर 3 24 के 72 भगवंतों की आज आपने पूजा की है, आज आपने अर्घ चढ़ाया है, किया है ना सबने? समझ करके चलना है वहाँ पर, तो आपको ज़्यादा आनंद आएगा, पुण्य बंध बहुत विशेष होगा। तो जम्बू द्वीप का भरत क्षेत्र हो गया और उधर में है ऐसे ही ऐरावत क्षेत्र, ठीक यही व्यवस्था वहाँ भी है। 6 खंड की आर्यखंड में वहाँ भी चौथे काल में 24 तीर्थंकर होते हैं, तो उनकी पूजन आप कल करेंगे। तो एक तो जम्बू द्वीप में 30 24 में 6 24 हो गई। जम्बू द्वीप में कितनी 24 हो गई जिनकी पूजन आप करेंगे? 3 24 की आज कर ली, भूत भविष्य वर्तमान की, भूत वर्तमान और भविष्यकालीन अभी तीर्थंकर हुए नहीं हैं, लेकिन उनकी पूजा आपने की है। चक्रवर्ती भरत ने भी की थी, आगम में उनके नाम हैं। ऐरावत क्षेत्र के ऐसे त्रिकाल 24 की आप पूजन कल करेंगे। तो 6 24 हो गई जम्बू द्वीप की। प्रथम जम्बू द्वीप को वेष्टित करके 2 लाख योजन विस्तृत लवण समुद्र है। फिर धात्ती खंड है दूसरा द्वीप, फिर कालोदधी समुद्र है, फिर पुष्कर द्वीप है। पुष्कर द्वीप के बीचों बीच में मानसोत्तर पर्वत है। मानसोत्तर पर्वत बीचों बीच में होने से पुष्कर द्वीप के 2 हिस्से हो गए, आधा इधर आधा उधर। तो उसका नाम हो गया इधर का पुष्करार्ध द्वीप, यह आधा द्वीप हो गया। तो जम्बू द्वीप 1, धात्ती खंड द्वीप 2 और आधा पुष्कर द्वीप, ये 2.5 द्वीप हो गए। आ गया समझ में सबको? जम्बू द्वीप 1, बोलिए आप, धात्ती खंड दूसरा और पुष्करार्ध द्वीप आधा, 2.5 द्वीप हो गए। और 2 समुद्र हो गए बीच में, एक तो जम्बू द्वीप के बाद लवण समुद्र और धात्ती खंड के बाद कालोदधी समुद्र। ये सब रचना आपको 13 द्वीप में दिखाई जाएगी। एक दिन आपको सब साथ में ले जाएंगी चंद्रावती जी। सुबह का टाइम दिया जाएगा, शाम को तो गर्मी है, सुबह का ही टाइम देना होगा, आधा घंटे, और उसी में आप सबको दिखाया जाएगा। मैं समझती हूँ अगर चाहे आप तो कल सुबह जम्बू द्वीप दिखा दें,
कल सुबह आप ठीक 15 मिनट कम 6 बजे उजेला हो जाता है, पूरा हो जाता है ना। पूरे उजेले में आप लोग सब अगर उपस्थित हो जाएं एक साथ, तो आपको आरिका चंदावती जी और पीठाजी रविंद्र कीर्ति जी ये लोग चल करके वहाँ आपको और दिखा देंगे सब। तो एक जम्बू द्वीप आप समझ लेंगे तो 2.5 द्वीप समझ में आपको बहुत जल्दी आ जाएगा। जैसे जम्बू द्वीप में एक भरत एक ऐरावत है, तो धाटी खंड में 2 भरत 2 ऐरावत हैं। उन पर मैं फिर कभी प्रकाश डालूंगी कल परसों। और पुष्करार द्वीप में भी 2 भरत 2 ऐरावत हैं। तो कुल मिलाकर 2.5 द्वीप में 5 भरत 5 ऐरावत कितने हो गए? 10। 15 कर्मभूमि है। 5 और कहाँ हैं? तो हाँ, बीचों बीच में विधेय क्षेत्र है, जहाँ सुमेरु पर्वत है। बीचों बीच में विधेय क्षेत्र है। धाती खंड में भी, उसमें इधर विजय मेरु है पूर्व की तरफ, पश्चिम की तरफ अचल मेरु है। 2 मेरु हैं। पुष्करार में भी 2 मेरु हैं, पूर्व की तरफ मंदर मेरु और पश्चिम की तरफ विद्युन्माली मेरु। तो वहाँ भी एक एक विधेय क्षेत्र है। तो 5 विधेय क्षेत्र होकर के 15 कर्मभूमि हो गई। विधेय क्षेत्रों में एक एक विधेय क्षेत्र 32 भी हिस्से हो जाते हैं, वो फिर कभी मैं बताऊंगी। तो 170 विस्तार से 170 कर्मभूमि हो जाती हैं। लेकिन संक्षेप में कितनी है कर्मभूमि? 15। ये ध्यान रखना, 2.5 द्वीप 2 समुद्र के अंतर्गत 15 कर्मभूमियाँ हैं। उसमें 5 भरत 5 ऐरावत की 10 क्षेत्रों के आर्यखंड में जो भूतकालीन तीर्थंकर, वर्तमानकालीन तीर्थंकर और भविष्यकालीन तीर्थंकर हुए हैं, ऐसे 30-24 हो गई। 5 भरत 5 ऐरावत की 10 की त्रैकालिक 30-24 हो गई। उनका विधान आप लोग कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखना है बीच में कि इन कर्म भूमियों में जन्म लिए बगैर हम और आप मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। आज हम और आप कर्म भूमि में हैं, भाग्यशाली हैं, पुण्यशाली हैं। भोग भूमि में, कुभोग भूमि में कहीं भी जन्म लेने वाले, समुद्र में, अंतर्द्वीप में कुभोग भूमि है 96, उनमें जन्म लेने वाले कोई मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते। कर्म भूमि में जन्म लेने वाले और चतुर्थ काल में जन्म लेने वाले ही मोक्ष प्राप्त करने के पात्र होते हैं। हम लोग पंचम काल में हैं, तो आज साक्षात मोक्ष प्राप्त नहीं है, लेकिन मोक्ष मार्ग चालू है। हम और आप मोक्ष मार्ग में लगे हैं, लाइन में लग गए। सम्यक दृष्टि है, सम्यक ज्ञान है, और अगर आप अनुवृत्ति हैं तो सम्यक चारित्रवान हैं। और लगभग भारत में 1400 से अधिक साधु, पिछी कमंडल उधारी, आचार्य, मुनि, उपाध्याय, साधु, आरिकाएँ, गणनी माताएँ, क्षुल्लक क्षुल्लकाएँ लगभग 1450 करीब है वर्तमान में जो मोक्ष मार्गी हैं। आप लोग भी मोक्ष मार्गी हैं। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थ हो, गृहस्थ भी सम्यक दृष्टि मोक्ष मार्गी। तो ये आपका 30-24 विधान। और 15 कर्मभूमि के अंतर्गत पहली कर्मभूमि में हम और आप जन्म लेने वाले, हमारा और आपका सम्यक दर्शन निर्मल बना रहे, खूब और चारित्र और ज्ञान की आराधना विशेष करते हुए हम लोग अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।